हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो दूसरा पार्ट है ये, ठीक है, क्योंकि 52 क्वेश्चन है इसमें और ये 25 क्वेश्चन हो चुके थे, तो 26 से लेके हम 52 तक इसमें देखेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रोलिसिस या फिर बैटरी। तो अब चलते हैं, बिना हम किसी टाइम वेस्ट के सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? A 200 tons coil has an inductance of 12 millihenry. If the number of turns is increased to 400 tons, all the other quantities area length etc, मतलब ये सब जो अदर पैरामीटर हैं ये रिमेनिंग द सेम, बिल्कुल सेम रखे जाते हैं। द इंडक्टेंस विल बी, तो इंडक्टेंस पे जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, एल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि जो कोई इंडक्टर है हमारा, उसके नंबर्स को हम सीधे डबल कर दे रहे हैं। 200 की जगह 400। देखिए 200 से 400 हो रहा है यानी मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, ठीक है। तो इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले आप फार्मूला देख लीजिए क्या होता है इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस का जो बेसिक फार्मूला हमारा होता है L इजिक्वल टू एन फाई अपॉन आई, ठीक है। ये होगा हमारा बेसिक फार्मूला। अब यहाँ पे जब हम फाई की वैल्यू रखेंगे, फाई इजिक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर ए, ठीक है। और एफ क्या होता है, एन इंटू आई, जहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई जो है उसमें करंट, यानी एफ की यूनिट होगी हमारी एम्पियर टर्न, इसे भी याद रखिएगा। तो इसकी वैल्यू जब लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारा जो फार्मूला एल निकल के आएगा, फाइनल फार्मूला जो होता है वो म्यू ज़ीरो म्यू आर ए एन स्क्वायर अपॉन एल, ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आ गया। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब देख लीजिए एन वन अपॉन एन टू स्क्वायर इजक्वल टू एल वन अपॉन एल टू लिख सकते हैं। तो एल टू क्या हो जाएगा, एल टू हमारा क्या हो जाएगा, एल वन इंटू एन टू स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर। तो देखिए एल वन इंटू एन वन स्क्वायर जो होगा हमारा, ये जो है हमारा 400 का, ठीक है। ये नीचे जो है एन वन है, ऊपर एन टू है, सॉरी। तो एन टू 400 का 1600 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो और बढ़ेंगे यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 200 का, ठीक है। तो 4 इंटू 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, तो जीरो से जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 4 यानी 4 हो गया। तो हमारा जो L2 निकल के आया है वो 4L1, ठीक है, यानी प्रारंभिक का वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 12 पहले था, 12 हेनरी पहले था, तो अब 4 गुना हो जाएगा, तो 12 इंटू 4 अब बराबर हो जाएगा हमारा 48, ठीक है। 48 हेनरी हमारा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट। इसी प्रकार से हम सारे फार्मूले जो है रिवाइज करते चलेंगे, तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो, सब कुछ आपका सही से सॉल्व होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, टू कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ 10 हेनरी एंड 2 हेनरी, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बीइंग 0, इफ द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल इंडक्टेंस विल बी। तो क्या कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बीइंग 0, यानी एम की वैल्यू जो है 0 है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। तो एल इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में, जब एडिंग नेचर के हों तो, ठीक है, क्या होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये हो गया एडिंग नेचर में जब हो, ठीक है, यानी दोनों फ्लक्स एक दूसरे का जो है सपोर्ट करें, अपोज ना करें। और एल इक्विवेलेंट जो होगा अपोजिंग नेचर में, L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है। बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी ये सिंबल जो है सेम रहेंगे, बस वही वैल्यू रख दीजिए। एम की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया। अब यहाँ पे L1 L2 को सीधे सीधे ऐड कर देना है। तो L1 जो है 10 हेनरी है, और L2 कितना है 2 हेनरी है, तो 10 और 2 12 हो गए। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे। अपोजिंग के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, सपोर्टिंग के लिए यहाँ प्लस। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इन केस all the flux from current in coil 1 link with coil 2, the coefficient of coupling will be, ठीक है। कह रहा है कि मतलब एक कॉइल का जो
फ्लक्स है दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह मतलब लिंक हो रहा है, जो फ्लक्स म्यूचुअल फ्लक्स जो है वो दोनों कॉइल से कम्प्लीटली मतलब लीकेज जो है हमारा वो जीरो है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो कॉफी के की वैल्यू क्या होगी, हमारा फार्मूला देखिए यहाँ पे, आप फार्मूला पहले लिखिए, एम बराबर के रूट L1 L2, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों जो है आपका पूरी तरह से जो है लिंक कर रहे हैं। ठीक है, जब तो के ही परसेंटेज तो शो करता है कि मतलब अगर के की वैल्यू यहाँ पे 0.1 है तो ये 10% फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है, अगर यहाँ 0.5 है तो 50%, अब यहाँ अगर 1 हो गया तो 100%। तो यानी जब टोटल फ्लक्स लिंक कर गया तो 100%, तो के की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बी वाला यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 क्या कर रहा है आपका, द एनर्जी इन जूल स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कितना है 0.15 हेनरी इंडक्टेंस विथ 180 मिली एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू 180 मिली एम्पियर है और एल की वैल्यू आपकी 0.15 है। तो यहाँ पे स्टोरेज एनर्जी हम निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है, इंडक्टर के फॉर्म में क्या होगा, हाफ L/I²। ठीक है, ये हो गया इंडक्टर के लिए। कैपेसिटर के लिए क्या हो गया, इसे भी रिवाइज कर लीजिए, तो हाफ CV²। दोनों फार्मूले हो गई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है सीधे सीधे। तो क्या लिख देंगे हम, W इंडक्टर में क्या हो गया, हाफ L की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट यानी 0.15 L/I² यानी कि 0.18 का जो है आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मिली में दिया है, हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लिए, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसके बाद जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 2.43 इंटू 10⁻³ ठीक है, आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो यही निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस फार्मूले आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अ कॉइल विथ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब आर की वैल्यू आपकी 0 है, हैज़ 50 वोल्ट अक्रॉस इट विद 10 मिली एम्पियर, मतलब अगर 50 वोल्ट उसे अप्लाई उस पर किया जा रहा है और करंट हमारी जो निकल के आ रही है वो 10 मिली एम्पियर आ रही है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्स आर की वैल्यू पूछा है। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल से डिनोट करते हैं इसे। अब एक्सएल क्या होता है, 2πfl होता है, इसे याद रखिएगा, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे दिया है कि आपका जो V की वैल्यू दे दिया है आपका 50 वोल्ट और I की वैल्यू दे रखा है कितना 10 मिली एम्पियर। तो क्या होता है I = V/R ये होता है। R की वैल्यू जो है इम्पीडेंस की जगह क्या दे रखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है। तो अब क्या करिए आप 50 को जो है डिवाइड कर दीजिए 10 मिली एम्पियर से, तो यहाँ 10⁻³ यहाँ आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। और देखिए यहाँ 50 था, 0 0 कैंसिल, अब 5 इधर है, 3 0 यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5000 निकल के आ जाएगा टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, जेड कितना आ जाएगा 5000 ओम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 31 तो 2 क्वेश्चन लगता है हो गए। चलिए ठीक है, मैं 31 क्वेश्चन बुक से पढ़ देता हूँ, आप बुक होगी तो उसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन 31 क्या कहता है, इसमें आपके दिए गए हैं L1 और L2 दो इंडक्टर दिए गए हैं जिनकी वैल्यू आपको दे रखा है 30 मिली हेनरी और दे रखा है 60 मिली हेनरी। ठीक है, ये दो दे रखे हैं आपको। तो अब इस पर जो है आपको पहला क्वेश्चन, इस पर 3 क्वेश्चन है बेस्ड है इस पर। तो 31 और 32 में क्या कह रहा है, 31 वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि द टोटल इंडक्टेंस L1 एंड L2 इन सीरीज विदाउट म्यूचुअल कपलिंग, यानी एम की वैल्यू 0 है, विदाउट म्यूचुअल कपलिंग यानी एम की वैल्यू 0। तो सीरीज में इनकी टोटल वैल्यू क्या होगी, तो भाई सीरीज में ऐड हो जाएंगे सीधे सीधे, जब एम की वैल्यू 0 है तो प्लस या -2m का कोई मतलब ही नहीं निकलता, ये पोर्शन तो 0 हो गया। तो 0 अब जो ऐड हो जाएगा वो ये आपका हो जाएगा 60 और 30 यानी 90 मिली हेनरी आ जाएगा निकल के। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 31 का आंसर।
90 मिली हेनरी। अब 32 पे चलते हैं हम। 32 क्या कह रहा है आपका कि टोटल इंडक्टेंस L1 एंड L2 पैरेलल विदाउट म्यूचुअल कपलिंग विल बी, मतलब L1 L2 की वैल्यू जो पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं तब निकालनी है, जबकि M इक्वल टू 0, यानी म्यूचुअल कपलिंग जो है यहाँ पे 0 है। तो देखिए उसके लिए क्या फार्मूला हमारा होता है पैरेलल के लिए, मैं आपको लिख के एक बार बताऊँगा। यहाँ पे पैरेलल के लिए L इक्विवेलेंट जो होता है L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपन L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है। ये होता है हमारा अपोजिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहेगा तो सपोर्टिंग के लिए उसका उल्टा होगा सीरीज का, ये जानते रहिएगा। यहाँ देखिए माइनस आ गया तो समझिए कि ये अपोजिंग सपोर्टिंग का है, और यहाँ पे प्लस आ गया तो ये अपोजिंग का है, ठीक है। उसका उल्टा होगा, इससे कोरिलेट करके याद रखिएगा। और ऊपर वाला सेम ऐसे ही रहेगा। तो m की वैल्यू तो हमें 0 दे रखा है पहले से ही, तो इससे तो ख़त्म ही कर दीजिए। तो यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं बनेगा हमारा, तो सीधे वैल्यू रखिए L1 L2 की और L1 प्लस L2 से डिवाइड कर दीजिए। तो कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको L1 दे रखा था कितना 30, L2 दे रखा था 60, तो 30 इंटू 60 अपॉन 90। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 30। तो ये देखिए हो गया आपका कितना निकल के आ गया 20 निकल के आ गया, ठीक है। बस इतना ही करना था यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोनों। तो 31 और 32 आप बुक से देख के ऐसे कर लीजिएगा। अब हम सीधे 33 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्टी थ्री क्या कह रहा है, द कम्बाइंड इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 सीरीज एडिंग विथ 30 मिली हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी, ठीक है। तो L1 L2 का जो सीरीज एडिंग जब 30 मिली हेनरी आपको म्यूचुअल, M की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 30 मिली हेनरी, तब पूछा है और सीरीज में है। तो देखिए सपोर्टिंग नेचर में होंगे, देखिए लिखा है ना एडिंग, एडिंग का मतलब सपोर्टिंग है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 यानी 30 प्लस 60 और प्लस हो जाएगा, एडिंग में है तो, और 2 इंटू 30 दे रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। सॉरी 6 3 9, हाँ ये आपका 90 हो गया, प्लस और 3 है 60 हो गया, ठीक है। इसको आप ऐड कर लीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा 150। तो आप देख लीजिए 150 मिली हेनरी आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फार्मूला आप याद रखिए L1 प्लस L2 प्लस 2M एडिंग के लिए, L1 प्लस L2 माइनस 2M अपोजिंग के लिए, और पैरेलल में होगा तो L1 L2 माइनस M स्क्वायर, ठीक है। ये तो ऊपर वाला सेम रहेगा हमेशा, और L1 प्लस L2 माइनस 2M हो जाएगा अगर सपोर्टिंग हो, ठीक है। और यहीं पे प्लस हो जाएगा जब अपोजिंग हो, ठीक है, सीरीज का उल्टा। उम्मीद है दोनों फार्मूला आप बिल्कुल रिवाइज कर लिए होंगे बढ़िया से। अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर इज, तो कपलिंग फैक्टर की वैल्यू पूछा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 34 क्या कह रहा है, द एवरेज वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर इज, यानी कि के की वैल्यू पूछा है, एवरेज वैल्यू के की। तो के की एवरेज वैल्यू क्या होगी, जब मान लीजिए कि हमारा L1 L2 और M सब यूनिटी है, ठीक है, तब हम के की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू के रूट L1 L2। अब देखिए के की वैल्यू हमें निकालनी है, M की वैल्यू 1 लेंगे, L1 L2 सबकी वैल्यू यूनिटी रहेगी, बिल्कुल सिंपल कंडीशन में एवरेज निकालेंगे। तो देख लीजिए के हमारा क्या हो जाएगा 1 अपान यहाँ 1 यहाँ 1, तो अंडर रूट, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ से ये जो निकाले थे M की वैल्यू, अभी यहाँ पे M की वैल्यू जो निकाले थे और K की वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू निकाल ली थे, L1 और L2 की वैल्यू हमें पता थी ऑलरेडी, तो वो वैल्यू रख के यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे कितना निकल के आया था, K इज इक्वल टू हो जाएगा M अपान अंडर रूट
L1 L2, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। तो अब के की वैल्यू हमें निकालनी है, एम की वैल्यू हम कितना निकाले थे 30 आई थी शायद, तो 30 यहाँ रख दीजिएगा और अंडर रूट जो है 60 इंटू 30 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो टोटल कैलकुलेशन करेंगे आप, ठीक है, तो 0.707 करके आएगा, ठीक है। फार्मूला यही यूज़ होगा, आप इस पे वैल्यू रखेंगे तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। A conductor 2 meter long move at right angle to magnitude of field density 1 Tesla with velocity of 12.5 meter per second. The induced EMF in the conductor will be, मतलब E की वैल्यू पूछा है, ठीक है, और वेलोसिटी दे रखा है आपको, L की वैल्यू आपको दे रखा है और बी एम एक्स की वैल्यू भी आपको दे रखा है। तो फार्मूला क्या होता है पहले वो देख लीजिए। E जो होता है हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF वी एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो राइट एंगल कह दिया तो मतलब 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसका मैटर यहीं ख़त्म हो गया। अब एल और बी की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे। तो एल 2 मीटर दे रखा है, 2 इंटू वेलोसिटी कितना दे रखा है 12.5 दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो ही गई है, और क्या बचा है यहाँ पे आपका वो टेस्ला वाला बात है, यानी बी की वैल्यू रहेगी तो 1 है। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12.5 है, तो इसका डबल करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 25 वोल्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 36, लेंज लॉ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, तो देखिए यहाँ पे 3 लॉ हैं, तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। एक है KCL, एक है KVL, ठीक है, और एक लेंज लॉ हो गया आपका। तो देखिए KCL बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये आवेश संरक्षण पे आधारित है। KVL बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है, यानी ऊर्जा संरक्षण पे। और सेम उसी तरह लेंज लॉ भी ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ठीक, क्योंकि ये भी वोल्टेज से ही रिलेटेड है। जहाँ पे वोल्टेज का रिलेशन मिले वहाँ ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा, और जहाँ पे चार्ज से रिलेटेड यानी आवेश से, तो वहाँ पे आवेश संरक्षण हो जाएगा, जहाँ से करंट की वैल्यू मैटर हो या KCL, ठीक है। आपको रिलेट करके तीनों को आप ऐसे एक जगह याद रखिए, इससे जो है जरूर एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 36 का जो हो गया वो एनर्जी बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ए कंडक्टर कैरीज 125 एम्पियर ऑफ करंट्स अंडर 60 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड एंड 1.1 टेस्ला, द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी नियरली। तो फोर्स की बात किया है, तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है ILV, ठीक है, साइन थीटा। सेम जैसे अभी EMF का निकाले थे उसी टाइप का ये भी फार्मूला है, इसे भी आप याद रखिएगा। I होता है करंट, L लेंथ, ठीक है, और B क्या होता है हमारा फ्लक्स डेंसिटी, और साइन वही जो एंगल होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ दो चीज़ें बताऊंगा। जो राइट हैंड रूल होता है हमारा, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF निकालने के लिए होता है, यानी जनरेटर में इसका यूज होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि जनरेटर में कौन से रूल का यूज होता है, तो राइट हैंड जनरेटर के लिए और लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर के लिए, यानी घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, तो फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो बस आप आई की वैल्यू रखिए यहाँ पे 125, एल की वैल्यू रखिए यहाँ पे, यूनिटी है, ठीक है, तो एल 1 मान लेते हैं हम। बी की वैल्यू कितना दे रखा है 1.1 दे रखा है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। √3 को हम लिख सकते हैं 0.86 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इनका, तो हमारा जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 119 के आसपास ही आएगा। जब कैलकुलेटर से आप करेंगे तो एक्चुअल मतलब आसपास वैल्यू वही 120 सही हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ए कंडक्टर 3 मीटर लॉन्ग कैरिंग ए करंट ऑफ 50 एम्पियर राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड हैविंग फ्लक्स डेंसिटी 0.67 टेस्ला। बस वही जो इसमें फार्मूला यूज होगा वही यहाँ पे भी यूज होगा। आई की वैल्यू दे रखा है इसने 50, एल की वैल्यू दे रखा है 3 मीटर,
बी की वैल्यू दे रखा है कितना 0.67, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू 1, राइट एंगल में है तो 90 की वैल्यू 1 साइन 90 की। अब देखिए 6.7 हो जाए, जीरो ख़त्म कर दीजिए, यहाँ पे 6.7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है 15 कर लीजिए, तो 15 इंटू 6.7, जो आंसर हमारा निकल के आएगा करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा हमारा 100 न्यूटन, ठीक है। इसमें 100 न्यूटन करेक्ट आंसर आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। टू कॉइल 1 and 2 lies in parallel plane. The current through one is changed as shown in figure 6.6. The which of following statement about 2 is nearly true? ठीक है, तो देखिए जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक कॉइल इधर हो गई, एक कॉइल इधर हो गई, बीच में हमारी कोर होती है, तो यहाँ से जो फ्लक्स लिंक करता है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होती है, इसका फ्लक्स जो है इसके द्वारा जो है आपका इस कॉइल में लिंक करता है, ठीक है। तो इस लिंक के जरिए यहाँ पे वो जो है वोल्टेज हमारा इंड्यूस होता है और करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो ये पहले कॉइल का दे रखा है आपका, ठीक है, करंट और टाइम का दे रखा है, यानी ओ से एल तक करंट बढ़ती है, फिर एल से एम तक करंट कांस्टेंट रहती है, फिर एम से पी तक करंट जो है पहली कॉइल में घट जाती है। तो अब दूसरे में इसके हिसाब से क्या परिवर्तन होगा, देखिए ऑप्शन पे हम चलते हैं। ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ विल बी इंड्यूस ड्यूरिंग एल एम, ठीक है, कह रहा है कि एल और एम के दौरान जो है मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि गलत है, क्योंकि देखिए एल और एम के दौरान फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है, और इसके लिए जो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए जो कंडीशन होती है हमारी वो क्या होती है, ई कब इंड्यूस होगा, जब डी फाइव बाई डी टी होना चाहिए, यानी फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, या नंबर ऑफ टर्न्स, ये कंडीशन होनी चाहिए, या माइनस साइन आता है। तो अब देखिए यहाँ से फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, यानी डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू जीरो हो गई, तो टोटल ईएमएफ जो जीरो हो गया, तो यहाँ पे कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, जबकि ऑप्शन में दे रखा है कि मैक्सिमम इंड्यूस एल और एम के बीच में होगा, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, द एवरेज वोल्टेज ऑफ द कॉइल विल बी जीरो ड्यूरिंग पी क्यू, तो पी क्यू की बात किया है, तो पी और क्यू के बीच में एवरेज की बात किया है, तो देखिए जीरो तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो इनके बीच में होगा, इतने इस पॉइंट पे जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ बढ़ेगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद देखिए जब यहाँ से यहाँ कांस्टेंट तो जीरो, फिर यहाँ से जब घटेगा तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में भी ऐसे ईएमएफ हमारा इंड्यूस होकर हमें मिलेगा, दोनों साइकिल इस तरह से मिलेंगी। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया यहाँ से। अब तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल ड्यूरिंग ओ एल इज इक्वल एंड अपोजिट टू वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग एम पी, ठीक है, क्या कह रहा है इसमें जो है, कह रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन जो होगा इसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा और इसका, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो बिल्कुल सही, जब इधर बढ़ेगा तो हमारा जो है मान लो कि इस तरह से हमारा ईएमएफ बढ़ेगा, लेकिन जब यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो जीरो होगा, लेकिन फिर जब निगेटिव में घटेगा तो फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं से सी वाला सही लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद डी पे जानते जाते हैं, तो फ्लक्स विल डिक्रीज ड्यूरिंग एम पी, तो एम और पी के दौरान फ्लक्स डिक्रीज होगा, बिल्कुल ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे करंट जो फ्लक्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है करंट पे, तो यहाँ पे देखिए करंट घट रहा है, यानी फ्लक्स भी घटना शुरू हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट हमें मिलेगा, तो हम इसे सही मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू एयर कोर कॉइल डिपेंड्स ऑन, मतलब कि जो टू कॉइल्स हैं, ठीक है, और उनके उनके मध्य जो ये कोर है वो एयर कोर है, ठीक है, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल ओनली, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल ओनली, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, ठीक है, तो दोनों पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि क्या होता है एम की वैल्यू के रूट एल वन इंटू एल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और दोनों के बीच में जो कपलिंग है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, एम और दोनों पे के की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, एन एवरेज वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट इन इंड्यूस्ड
into 50 tons solenoids as result of a change in flux which occurs in 0.5 second, the total flux changes। ठीक है, मतलब 10 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होता है और नंबर ऑफ टर्न्स है 250 और उसमें जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है वो 0.5 सेकंड में हो रहा है। ठीक है, तो हमें डी फाई की वैल्यू निकालनी है, सीधे सीधे ये बोला है। तो फार्मूला आप देखिए क्या होता है, E इजकल टू -n डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, यानी डी फाइव की वैल्यू हमें निकालनी है और n और डी टी और E की वैल्यू दे रखा है। तो अब बस फार्मूले में इधर उधर कर दीजिए और वैल्यू पुटअप कर दीजिए सीधे। तो क्या हो जाएगा आपका, 10 वोल्ट दे रखा है आपका। अब n की वैल्यू इधर लाइए, 250 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डी फाई की निकालना है, डी टी की दे रखा है 0.5, तो डी टी इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से। अब ये हमारा हो जाएगा डी फाई, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 तो 1/50 आ जाएगा और 1/50 को हम लिख सकते हैं 20। ठीक है, मिली में लिख सकते हैं, तो मिली को अगर हम वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.020 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला डी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 वेबर आ जाएगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, ए 500 टन्स सोलेनॉइड डेवलप एन एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट ओवर व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट फ्लक्स चेंज 0.06 वेबर अकर टू प्रोड्यूस सच ए वोल्टेज। कहने का मतलब ये है कि 500 टन्स हैं और 60 वोल्ट इंड्यूस होना है। ठीक है, और जो फ्लक्स है डी फाई की वैल्यू जो है वो 0.06 है, तो कितने टाइम में जो है इसे परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारा 60 वोल्ट हमें मिल सके। तो फार्मूले पे वैल्यू रख दीजिए, 60 वोल्ट इंड्यूस होना है, 500 टन्स है, डी फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.06, डी टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डी टी को इधर लाइए, 60 को इधर कर दीजिए। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, 0.06 इंटू 500। ठीक है, और सब कुछ करके आप जब गुणा भाग कर लेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा, कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। तो ये हमारा 42 का कौन सा है, 0.5 सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ फॉलोइंग इंडक्टर विल हैव द लीस्ट ईडी करंट लॉसेस। तो इनमें जो 3 इंडक्टर जो आपके दिए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, इसमें किसमें सबसे कम लॉस, एयर कोर, लैमिनेटेड आयरन कोर, पाउडर्ड आयरन कोर। ठीक है, तो अब देखिए आयरन कोर दे रखा है, इसमें तो लॉसेस होंगी ही, लेकिन अगर वही लैमिनेटेड आयरन कोर है तो लॉसेस ईडी करंट लॉस थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो लॉसेस आएंगी ही ना। तो अब देखिए एयर कोर जो हो गया, तो एयर कोर में बिल्कुल लॉसेस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि एयर कोर में जिस प्रकार से हम एच की वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से बी की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि ये लीनियर हमें ग्राफ देखने को मिलता है। फिर हम चाहे उल्टी डायरेक्शन में करें तो तुरंत ये घट के इधर से आ जाएगा। यहाँ से ये जो हमें लूप मिलता है, हिस्टैरिसीस लूप जो मिलता है, वो आयरन के एयर के केस में नहीं मिलता है। यानी कि जो इस तरह से हमें देखने को मिलता है ये चीज़, ये एयर कोर में नहीं मिलता है, इसलिए लॉसेस बिल्कुल घट जाती हैं। तो एयर कोर में सबसे कम लॉसेस। अब क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, अ कॉइल इंडक्टेंसेस 350 मिली वोल्ट, a coil induces 350 millivolt when the current changing in the rate of 1 ampere per second, the value of inductance। तो क्या बोला है कि 350 जो है आपको यहाँ पे, सॉरी फार्मूला पहले लिख देता हूँ मैं, E बराबर -L डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या कह रहा है, 350 मिली वोल्ट, तो E की वैल्यू 350 मिली वोल्ट रख दीजिए, यानी 10⁻³ और डी फाई बाई डी टी जो दे रखा है आपका वो 1 एम्पियर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी ले लो। ठीक है, यहाँ करंट के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ डी आई टी आप कह सकते हैं। ठीक है, डी आई टी, तो डी आई अपन डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड दे रखा है और एल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पे जो है 1 इंटू एल हो जाएगा। अब 1 को इधर लाइए तो नीचे 1 ही हो जाएगा, एल को ऐसे रहने दीजिए। तो अब यही जो हमारा 350 जो आके मिली हेनरी आ गया, वो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला मिल जाएगा। ठीक है, बस फार्मूले पे वैल्यू रखनी थी बस। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, 3 प्योर इंडक्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सोन इन द फिगर 6.7, द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ
दिस सर्किट इज, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसे आप बिल्कुल रेजिस्टेंस मानिए इंडक्टेंस को, ठीक है, बिल्कुल आप रेजिस्टेंस मानिए। और रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में R1 1/R1 प्लस 1/R2, और कैपेसिटेंस उल्टा होता है, कैपेसिटेंस सीरीज में होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट निकालना हो तो, और जो पैरेलल में हो तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, कैपेसिटेंस का उल्टा होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका इक्विवेलेंट निकालिए पहले, 1.2 इंटू 0.6 अपॉन 1.8। अब ये जो निकल के आएगा उसमें 0.4 ऐड कर दीजिए, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका तो आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 46 पे। 300 माइक्रो हेनरी कॉइल्स इन सीरीज विदाउट म्यूचुअल कपलिंग हैव द टोटल इंडक्टेंस ऑफ, मतलब म्यूचुअल कपलिंग जो है एम की वैल्यू वो 0 दे रखा है, तो टोटल आपको पूछा है इंडक्टेंस। तो दोनों जो है 300 के हैं, तो L1 प्लस L2 कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस 2 एम की वैल्यू तो 0 हो ही गई जब एम की वैल्यू 0, तो L1 प्लस L2 यानी 3 3 6, तो ये 600 माइक्रो हेनरी हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है, करंट चेंजिंग फ्रॉम 8 एम्पियर टू 12 एम्पियर इन 1 सेकेंड इंड्यूस 20 वोल्ट ए कॉइल द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा है और di/dt की वैल्यू कितना दे रखा है, 12 से जो है 8 एम्पियर से 12 यानी 4 दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा E=L/di/dt, ठीक है। di/dt की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4 हो गई, L की वैल्यू हमें निकालनी है, और E की वैल्यू दे रखा है आपका कितना 20 वोल्ट, तो 20 अपॉन या di/dt को इधर लाइए इसके नीचे, तो 4 हो गया और बराबर L, तो 4 5, ठीक है, 4 5 20, तो हमारा कितना निकल के आ गया 5 मिली हेनरी, ठीक है, हमारा एक करेक्ट आंसर हो गया। 47 का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट, 5 हेनरी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ करंट जो है एम्पियर में है और वोल्ट में है, मिली एम्पियर में नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक क्रैक इन द मैग्नेटिक पाथ एंड इंडक्टर विल रिजल्ट इन, कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक पाथ है इसमें कोई क्रैक आ जाता है, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक पाथ में कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा तो रिलक्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। जब रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई तो फाई की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है आपका MMF अपान रिलक्टेंस, रिलक्टेंस बढ़ गया तो फाई की वैल्यू घट गई, जब फाई घट गई तो लिंकेज भी कम होगा, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा इंडक्टेंस भी रिड्यूस हो जाएगा। तो 49 का डी वाला ऑप्शन जो आपका दिख रहा है रिड्यूस्ड इंडक्टेंस वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब फ्लक्स लिंक कम होगा तो हमारा इंडक्टेंस भी कम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, द इंडक्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट अक्रॉस ए एंड बी विल बी, तो ए और बी के बीच इंडक्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पोल को पोलैरिटी यहाँ पे नहीं आपको दिया है फिगर में, तो मैं बताता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे एक डॉट आ जाए, ठीक है, और एक डॉट आपका यहाँ आ जाए, तब ये क्या होगा ऐड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब तब हमारा जो फार्मूला सही होगा वो बी वाला आ जाएगा जो कि आपका बुक में दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर पोलैरिटी चेंज कर दें, ये इस तरह की पोलैरिटी कर दें, यहाँ भी पोलैरिटी लगा दें, यहाँ लगा दें, या फिर यहाँ पोलैरिटी लगा दें एक और यहाँ लगा दें, तब ये आप आपस में क्या हो जाएंगे अपोजिंग नेचर के हो जाएंगे, तो हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से याद रखिए इसे, अगर एग्जाम में आएगा तो पोलैरिटी जरूर दिया रहेगा, ठीक। पोलैरिटी का मतलब आप प्लस माइनस वाला वो नोटेशन मान के चलिए जैसे बैटरी में होता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों सीरीज में हो गए तो वोल्टेज हमें ऐड होकर मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस माइनस तो वोल्टेज कम मिलेगी, तो बस वही चीज़ है ये, ठीक है, पोलैरिटी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।